नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को लगातार देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दिया गया है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। विशाखापत्तनम में गैस लीक होने से 13 की मौत, हजारों बीमार। पहले ख्याल नहीं रखा, अब राज्य चाहते हैं रुक जाएं मजदूर। 20 करोड़ राशन कार्डधारियों को राशन नहीं, सरकारी मदद फेल। बीजेपी सांसद की दबंगई, कोरोना केस मिला पर मोहल्ला सील नहीं। 3 दिनों में कोरोना के 10,000 मामले, संक्रमण की रफ्तार तेज हुई। और आइए अब आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम शुरू करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट से गुरुवार को केमिकल गैस लीक होने के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। मौके पर सभी आपातकालीन सेवाएं पहुंच गईं और करीब 300 से ज़्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। गुरुवार को तड़के जब प्लांट से स्टायरीन गैस लीक हुई, तब आसपास के गांव में लोग सो रहे थे। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्रीजाना गुमाला ने ट्विटर पर लिखा कि सैकड़ों लोगों के भीतर सांस के जरिए ये गैस चली गई है। इससे लोग या तो बेहोशी की हालत में हैं या फिर सांस लेने में समस्या हो रही है। बता दें कि विशाखापट्टनम की इस घटना ने 1994 की भोपाल गैस त्रासदी की याद ताज़ा कर दी है, जिसमें अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड में गैस लीक होने से हजारों लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग, लाखों लोग बल्कि कहना चाहिए, उससे प्रभावित हुए थे, उससे बीमार हुए थे और 20 साल तक उसकी बीमारियों की सज़ा भुगतते रहे। आज भी ऐसे वहाँ लोग हैं जो इस गैस से पीड़ित हैं और उनका जीवन बीमारियों से ग्रस्त है। तो ये जो विशाखापट्टनम में घटना हुई है, ये दूसरी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एक मल्टीनेशनल कंपनी भोपाल में थी जिससे MIC गैस रिसी थी और उससे लोग मरे थे, और अब ये दूसरी घटना है। साफ जाहिर है कि जो नियम कायदे बनाए जा रहे हैं इस तरह के उद्योग धंधों के लिए, उनका पालन नहीं हो रहा है और लाखों लोगों की जानें जोखिम के भीतर हैं। इस तरह से सोते हुए में गैस का लीक होना और लोगों का शिकार होना यही बताता है कि जो हमारा प्रशासन है और जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के कानूनों को लागू करवाएं, इन्फोर्स करवाएं, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा रही हैं और लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल रही हैं। ये जो गैस लीक हुई है, इसके तुरंत परिणाम तो ये हैं कि 13 लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में हैं, लेकिन लंबे दीर्घावधि के भी परिणाम होते हैं। इस तरह की गैसों के नतीजे हमें कई बार जीवन भर देखने पड़ते हैं और कई बार ये भी होता है कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, अगर वो इस तरह की गैस को सूंघ लेती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, तो उनके भ्रूण और उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो अभी ये तो बहुत चीज़ें सामने नहीं आई हैं, धीरे धीरे करके सामने आएंगी कि ये गैस वास्तव में कितनी खतरनाक गैस थी, उसके स्वास्थ्य पर किस किस तरह के असर पड़ सकते थे और जिन्होंने सूंघा है उनके इलाज की क्या व्यवस्था की गई है, उनका इलाज कैसे होगा, उनको कैसे मुआवजा मिलेगा, जो मौतें हुई हैं उनके घर परिवारों का क्या होगा। तो एक बड़ा हादसा है ये, और मैं कहूँगा कि बड़ा हादसा होते होते रह गया है, क्योंकि ये भोपाल गैस त्रासदी सरीका भी हादसा हो सकता था। तो ये बहुत दुखद है और इससे ज़्यादा दुखद ये है कि हमारे शासन प्रशासन इस तरह की घटनाओं से कोई सबक नहीं लेते हैं, सीख नहीं लेते हैं। इसी तरह की घटना गैस लीक की आज एक जगह और हुई है, होती रहती हैं जगह जगह पर, लेकिन हमारे प्रशासन और सरकारें बहुत चौकन्नी नहीं रहती हैं। वो हमारे लोगों की जानों को, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होते रहने के लिए
रास्ते छोड़ती रहती हैं। और इसकी बड़ी वजह ये होती है कि इन कंपनियों के मालिकों के साथ इनकी साठगांठ होती है। इस तरह के संयंत्रों में जो उपकरण लगने चाहिए वो अक्सर नहीं लगे होते हैं क्योंकि वो खर्चीले होते हैं और जोखिम में डाला जाता है। वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी जोखिम में आते हैं, जो आसपास के इलाकों में रहते हैं वो भी जोखिम में आते हैं। तो ये एक खतरे की एक और घंटी है। बाकी जगह जो उद्योग धंधे लगे हैं उनकी भी जांच परख होनी चाहिए और कहाँ इस तरह की लापरवाहियाँ हो रही हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर की तरफ बढ़ें इससे पहले मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश कर दूं कि इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दिया गया उसको ज़रूर क्लिक करें। ये हमारे आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की एक कवायद है और इसमें आपका सहयोग मिलेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में उद्योग धंधों की शुरुआत होते ही अचानक से राज्यों के मन में मजदूरों के प्रति प्यार उमड़ने लगा है। शुरुआत में मजदूरों को कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन अब उनको रोकने के लिए राज्य चिरौरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फ़ोन करके मजदूरों को से रुकने की अपील करने की गुजारिश की है। फ़ोन करने वाले राज्यों में पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। इन सभी को अब चिंता है कि प्रवासी मजदूरों के जाने से उनके राज्य के उद्योग धंधे कैसे चलेंगे। खबर ये भी आ रही कि बिहार से सैकड़ों मजदूरों को वापस तेलंगाना चुपचाप भेज दिया गया है क्योंकि तेलंगाना में मजदूरों की आवश्यकता है। इसका विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि क्या दास प्रथा लौट आई है और क्या मजदूरों के कोई अधिकार नहीं है। भारत के मजदूरों को गुलामों की तरह एक प्रकार से बंधक बनाया जा रहा है। उनकी मर्जी जाने बिना सरकार आपस में समझौता कर ले रही है और उनके साथ जो चाहे कर रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए कि जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तो लाखों मजदूर सड़कों पर पैदल जा रहे थे, रिक्शे से जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, बच्चों को लेकर, उसमें महिलाएं भी थीं, अपना सामान बोझा उठाकर जा रहे थे और तब किसी राज्य को इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं हुई। उन्होंने इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और ये सिलसिला हफ्तों महीनों तक चलता रहा, तब भी किसी ने इनकी कोई परवाह नहीं की। फिर जब लोग मरने की खबर आ रही थी तब भी परवाह नहीं कर रहे थे। ये वापस जाना चाहते थे तब भी सारे राज्य सरकारों के मुंह बंद थे। अब जबकि लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है, लग रहा है कि उद्योग धंधे शुरू होंगे, तो उनको अब ये चिंता सता रही है अपनी अर्थव्यवस्था की, अपने उद्योग धंधों की। और जाहिर है कि ये कोई मज़दूरों से प्रेम नहीं उमड़ा है, मज़दूरों के हित की बात नहीं सोच रहे हैं। ये विशुद्ध रूप से स्वार्थ का मामला है और इस स्वार्थ के वशीभूत होकर वो अब मज़दूरों को फिर से अपने पकड़ में लाना चाहते हैं, बंधक बनाना चाहते हैं, ज़बरन उनसे काम करवाना चाहते हैं। और इसके लिए राज्य सरकारों को, जहां से ज़्यादातर मज़दूरों की खेप आती है, यूपी, बिहार, उनके मुख्यमंत्रियों पर भी दबाव डाल रहे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं। तो ये स्थितियां हैं। आप देखिए कि मज़दूरों की हालत क्या हो गई। जो दास प्रथा के दौरान थी कि मंडियां लगती थीं और दास बेचे खरीदे जाते थे, तकरीबन वही स्थिति इस कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं कि मज़दूरों के मामले में तमाम राज्य सरकारें संवेदनहीन हो गई हैं। उनके मुख्यमंत्री जो बड़ा दावा करते हैं कि वो अपने राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं, वो चुप हैं। वो किसी तरह की मदद के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। मदद करने की ज़रूरत पड़ती है तो अगल बगल झांकने लगते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया देखिए आप, और भी दूसरे मुख्यमंत्रियों ने इसी तरह से व्यवहार किया है इन मज़दूरों के साथ। सूरत में देखिए, गुजरात सरकार ने सूरत में बहुत सारे मज़दूरों को एक तरह से बंधक बना रखा है, उनको अपने घर जाने नहीं दे रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने भी यही किया था, ट्रेनें रद्द कर दी थी। तो ये सरकार तमाम तरह की साजिशें, षड्यंत्र कर रही हैं, रोकने के, बांधने के, बंधुआ बनाने के तमाम तरह के उपाय कर रही हैं। और जाहिर है कि इन पर वहाँ के जो उद्योगपति हैं और जो व्यापारी हैं उनका दबाव है। और उस दबाव क्या है, इनकी मिलीभगत है। वो फंड करते हैं इनके इलेक्शन में, तो ये उनकी सेवा में ये सारी चीज़ें करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये एक इनका आपसी नेक्सस है जिसकी वजह से अब ये दबाव पड़ रहा है कि मज़दूर वापस लौट आएँ, भले ही वो जोखिम में रहें,
कोरोना का संकट हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो, वो तमाम तरह के जोखिम उठाएं, उनके खाने पीने का सही बंदोबस्त ना हो, लेकिन उन्हें उनसे काम करवाना है क्योंकि तभी राज्यों की अर्थव्यवस्था सक्रिय होगी। उनके महत्व को अंडरलाइन नहीं किया जा रहा है कि उनकी इतनी ज़रूरत है कि वही पूरी अर्थव्यवस्था के चक्के हैं, उनके बिना अर्थव्यवस्था रुक जाती है। ये महसूस नहीं हो रहा है ना हिंदुस्तान के लोगों को, ना इन राज्यों को, ना उद्योग धंधों को चलाने वालों को। वे सब केवल अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इन मज़दूरों के हितों की कोई बात नहीं कर रहा है। इन मज़दूरों के अधिकार जो पिछले 30-40 साल में हड़प लिए गए हैं सरकारों के द्वारा, उनको बहाल करने की बात कोई नहीं कर रहा है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इस पर हम सबको गौर करना चाहिए कि क्या मज़दूर जो अपना खून पसीना बहाते हैं, उनको यही सिला मिलना चाहिए उनके काम का? वो भी जो सेना पे, जो सरहद पे तैनात सैनिक हैं, उनसे कोई कमतर नहीं है, उनका योगदान उनसे कोई कमतर नहीं है। ये बात हमें महसूस करना चाहिए। हम बेशक सरहद पर लड़ने वालों के लिए तमाम तरह के सजदे करते हैं, लेकिन इन मज़दूरों को भी सलाम किया जाना चाहिए। और आइए अब लेते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर। अप्रैल महीने में करीब 20 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन का लाभ नहीं मिला। ये 20 करोड़ लोग वो लोग हैं जो राशन कार्डधारी हैं, जिनका हक बनता है और जिन्हें ये अतिरिक्त राशन देने की बात कही गई थी। बीते बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 60.33 करोड़ लोगों को अतिरिक्त राशन दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस समय देश में कुल 80.32 करोड़ लाभार्थी हैं। अप्रैल महीने के लिए कुल 40.48 लाख मीट्रिक टन राशन का आवंटन किया गया था, लेकिन राज्य सरकारों ने इसमें से सिर्फ 30.16 लाख टन ही राशन बांटा। कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न हुई समस्या से लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इसके तहत लोगों को आर्थिक सहायता और हर पात्र व्यक्ति को 3 महीने के लिए 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया जाना था। लेकिन इस आपदा के समय भी सरकार करोड़ों लोगों तक राशन नहीं पहुंचा पा रही है। हमारे राशन वितरण प्रणाली बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, और ये जानकारी सरकारों को, सभी सरकारों को है। तो जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी तब इस बारे में नहीं सोचा गया था। बिना सोचे विचारे लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और उसके नतीजे हम और हमारे देशवासी, ख़ास तौर से जो कमज़ोर तबके हैं, आज तक भुगत रहे हैं। मज़दूरों का पलायन उसी का नतीजा था, और अब उन तक जो मदद नहीं पहुंच पा रही है तो वो भी केंद्र सरकार की इसी लापरवाही या अदूरदृष्टता की वजह से हो रहा है। उसने तो रिलीज़ कर दिया, लेकिन राज्य सरकार कैसे बांटेंगे ये नहीं सोचा, क्योंकि राज्य सरकारों के पास तो वही ढांचा है, वो कैसे आगे बांटेंगे? उनके पास कोई नया ढांचा तुरंत नहीं बनना था। और ये भी ध्यान रखिए कि इस कोरोना काल में जब सारी गतिविधियां बंद हैं तो कहाँ से मज़दूर आएंगे? वो राशन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे, और जो राशन की दुकान चलाने वाले हैं वो भी क्या राशन की दुकानें खोलने के लिए तैयार होंगे जब कोरोना से जानलेवा जान जाने का ख़तरा हो? तो ये बहुत सारी जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ थीं, उनके बारे में केंद्र सरकार ने सोचा नहीं और एकदम से घोषणा कर दी लॉकडाउन की। और अब जो इतने पैमाने पर, इतने बड़े पैमाने पर लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, इससे परेशानियों से जूझ रहे हैं, उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? केंद्र सरकार के अलावा कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है। और ये तो अभी ये आंकड़े एक तरह से सरकारी आंकड़ों के आधार पर हैं, लेकिन हम आपको इस प्रोग्राम में 2-3 बार बता चुके हैं कि तकरीबन 96% लोगों तक 13 अप्रैल तक कोई मदद नहीं पहुंची थी। उसके बाद थोड़ी सी स्थिति बेहतर हुई थी, लेकिन अभी भी यकीन मानिए कि बहुत सारे लोगों तक, और फिर राशन कार्ड भी कितने लोगों के पास है? हमारे यहाँ सब लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। अस्थायी राशन कार्ड देने की बात हो रही है, उसमें सरकार की तरफ से अभी तक कुछ पहल नहीं हुई है। कहीं कोई ऐसा सुनने में नहीं आ रहा कि सरकार ने अस्थायी राशन कार्ड उन लोगों के लिए बनाने को कहा है जिनको ज़रूरत है, जो अभी तक नहीं बन पाए हैं, या इस महामारी के चक्कर में वो गरीबी के रेखा के नीचे चले गए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए हैं। उनकी मदद के लिए जो नई चीज़ें, नए पहल की जानी चाहिए वो नहीं हुई हैं। तो ये बहुत ही दुखद
परिदृश्य है, बहुत ही पीड़ाजनक परिदृश्य है, जो कि केंद्र सरकार के एक बिना सोचे समझे उठाए गए कदम की वजह से पैदा हो गया है समझ। और अब देखते हैं अगली खबर। कोरोना संकट के दौर में भी बीजेपी नेताओं की दबंगई रुक नहीं रही। इंदौर से सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने दबंगई की एक नई मिसाल पेश कर दी है। लालवानी के मोहल्ले में कोरोना का केस मिला है, लेकिन इसके बावजूद उसको सील नहीं किया गया है। असल में कोविड-19 का रोगी मिलने वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का प्रावधान है। रोगी मिलते ही संबंधित एरिया के 1 किलोमीटर के इलाके को सील कर दिया जाता है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी मनीषा विहार कॉलोनी में बुधवार देर रात तक एरिया को सील करने की कार्रवाई नहीं की गई। विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि सांसद की सुविधा के मद्देनजर प्रशासन ने एरिया को सील नहीं किया। यही नहीं, बीजेपी के विधायक बड़ी संख्या में लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। इंदौर में ही बुधवार को बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी बड़ी बैठक बुलाई थी, जिस पर हंगामा मचा। अपने निर्वाचन क्षेत्र पाटनीपुरा के मित्तल मांगलिक भवन में आकाश विजयवर्गीय द्वारा बैठक किए जाने की भनक लगने पर मीडिया पहुंचा तो उसे बैठक का कवरेज ही नहीं करने दिया गया। विजयवर्गीय के समर्थक कैमरों के सामने आ गए। बता दें कि आकाश विजयवर्गीय वही विधायक हैं, वही नेता हैं जिन्होंने कमलनाथ सरकार के दौरान इंदौर नगर निगम के एक अफसर को क्रिकेट बैट से पीटा था। भाजपा के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश पर इस घटना को लेकर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। लेकिन कुछ भी हो, बेहद मुश्किल लड़ाई के वक्त प्रशासन जिस तरह से प्रोटोकॉल को लागू कर रहा है वो बहुत ही दुखद है। सरकार जिस तरह से इस पर नज़र नहीं रखी। इंदौर का देखिए मामला इतना गंभीर है। इंदौर में अभी तक 1700 कोरोना पॉजिटिव के मामले मिल चुके हैं। ये देश के सबसे बड़े हॉट स्पॉट में से एक है और यहाँ 81 मौतें भी हो चुकी हैं। इंदौर का मामला संभाले नहीं संभल रहा राज्य सरकार से। वहाँ लगातार केसेस मिल रहे हैं, लगातार मौतें हो रही हैं और पूरा शहर कोरोना के आतंक में लिपटा हुआ है। अब वहाँ के रिप्रेजेंट करने वाले विधायक और सांसद कोरोना के मामले में जो नियम प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कोई देखने वाला नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है और इसलिए भी बनती है कि राज्य में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को भी वो धता बता रहे हैं, ठेंगा दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं? भोपाल में बैठे बैठे ये समझ से परे है। अगर इंदौर के हालात को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी पार्टी के नेता विधायक जो इस तरह से धज्जियाँ उड़ा रहे हैं नियम कानूनों की, तो क्या कहा जाए, इंदौर को फिर कैसे संभाला जाएगा। बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो इंदौर के आंकड़े हैं वो सही नहीं हैं। ज़्यादा मौतें हुई हैं, ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रस्त हैं और ये झूठे आंकड़े राज्य सरकार दे रही है। हालात और भी बहुत बहुत बुरे हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इंदौर के हालात को ज़रा गंभीरता से लिया जाए और उसको संभालने के लिए थोड़ी ज़्यादा तत्परता दिखाई जाए और इस तरह के नेताओं पर अंकुश लगाया जाए ताकि वो इस तरह की हरकत करने से बाज आए। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत में कोरोना के मामले में तेज़ी आती देखी जा रही है। बुधवार को देश में कुल संक्रमित मामले 50,000 से ज़्यादा हो गए थे और इनमें से आखिरी के 10,000 मामले केवल 3 दिनों में आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी भारत में हालात और ख़राब होंगे। 26 अप्रैल को देश में कुल मामले करीब 26,000 थे, जिसके 10 दिन बाद ये लगभग दोगुने हो गए हैं। 10 दिन में दोगुने हो गए हैं, जिसमें 651 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3094 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है। यहाँ अब तक 6,625 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 396 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5,532 हो गया है, जिसमें 65 की मौत हुई है। राज्यों में तेज़ गति से बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं और ये चिंता और तब बढ़ जाती है जब सरकार लॉकडाउन में ढील देती है। तो हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जो भविष्यवाणियाँ की गई थी कि आने वाले दिनों में यह कोरोना संकट बढ़ेगा, मई में और फिर जून में, जुलाई में, अभी एम्स के डायरेक्टर ने भी यही कहा है कि जून जुलाई में
हमारे यहाँ कोरोना की संख्या, कोरोना के मरीजों की संख्या अधिकतम होगी। इसका मतलब है कि हमने एक तरफ तो लॉकडाउन में ढील देनी शुरू की है, उसका भी असर पड़ेगा। जो मज़दूर अब दूसरे राज्यों से अपने राज्यों में जा रहे हैं, आवागमन हो रहा है, बहुत सारे इलाके खोल दिए गए हैं, गतिविधियां बढ़ गई हैं, तो ये संक्रमण अब लगातार बढ़ता जाएगा। और पहले से भी चूंकि टेस्टिंग भी कम हो रही थी, इसलिए कम पता चल रहा था। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है तो वो भी संख्या बढ़ रही है। तो एक आने वाला जो समय है वो हमें बहुत ही ख़तरनाक परिदृश्य की तरफ ले जाता है, जिसमें हमें इतने बड़े पैमाने पर कोरोना संकट से जूझना पड़ेगा। हमारे पास उतने साधन नहीं हैं, हमारी सरकार के पास वो दृष्टि नहीं है, वो योजना नहीं है, वो रणनीति नहीं है। जो बार बार हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन के मामले में जिस तरह से वो चल रही है, जिस तरह से इकोनॉमी को खोलने के मामले में, जिस तरह से लोगों की मदद करने के मामले में, इकोनॉमिक पैकेज देने के मामले में, हर मामले में ढीला ढाली हो रही है, हीला हवाली हो रही है, स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिल रहे हैं, बार बार उनमें अमेंडमेंट हो रहा है। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है कि ये सरकार चूँकि अनुभवहीन है और विशेषज्ञों की ज़्यादा मदद नहीं लेती है, अपनी करती है, मनमानी करने की आदी है, इसलिए ये तमाम तरह की चुनौतियां हमारे सामने होंगी। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाले जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कोरोना का एक भयावह रूप हमारे सामने उपस्थित होने वाला है। तो मित्रों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आज का ये अंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उम्मीद है कि कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। आप सुनिए सच में कल की जो तमाम बड़ी खबर हैं उनका विश्लेषण देने के लिए हमारे साथ होंगे। धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें